नमस्कार। और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपति पद को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे है और उनकी शक्तियां, उनकी भूमिका क्या है। और हाँ, एक बात तो शुरू में ही ध्यान खींचती है कि राष्ट्रपति को हम और आप सीधे वोट देकर नहीं चुनते। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया और उनकी जो संवैधानिक शक्तियां हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। देखें कि हमारे संसदीय ढांचे में राष्ट्रपति का स्थान आखिर है कहाँ। तो सबसे पहले चुनाव पर ही आते हैं। जैसा आपने कहा और स्रोत भी बताते हैं, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, मतलब आम नागरिक का सीधा वोट नहीं। सही कहा। जैसे हम लोकसभा के लिए वोट डालते हैं वैसा राष्ट्रपति चुनाव में नहीं होता। राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक खास समूह है जिसे निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। बस यही लोग वोट डालते हैं। अच्छा, ये निर्वाचक मंडल, इसमें कौन लोग होते हैं? क्या संसद के सारे सदस्य या राज्यों के भी? हाँ, इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, सिर्फ निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के चुने हुए सांसद जिन्हें एमपीज कहते हैं, और फिर सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य मतलब एमएलएज। साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन उनकी अपनी विधानसभाएं हैं, उनके एमएलएज भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं जैसे राज्यसभा में या एंग्लो इंडियन समुदाय से, वो इसमें वोट नहीं डालते? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वही लोग वोट करते हैं जिन्हें जनता ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से चुना है। मनोनीत सदस्य इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। समझ गया। ये तो हुई कि कौन वोट डालता है। लेकिन एक और बात है जो थोड़ी पेचीदा लगती है। हर वोट का वजन या मूल्य बराबर नहीं होता। ये क्या मामला है? यहाँ यह वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ, ये इस चुनाव प्रणाली की एक खास बात है और इसके पीछे एक सिद्धांत है। ये सिर्फ एक व्यक्ति एक वोट वाला हिसाब नहीं है। देखिए, जो विधायक हैं यानी एमएलएज, उनके वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक फॉर्मूला है इसके लिए, ताकि बड़े राज्यों को उनकी आबादी के हिसाब से वजन मिले। मतलब जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा, उसके एमएलए के वोट का मूल्य भी ज्यादा। अच्छा, तो ये राज्यों के बीच एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है जनसंख्या के आधार पर? बिल्कुल, ये हमारे संघीय ढांचे को दर्शाता है। और फिर सभी राज्यों के एमएलएज के कुल वोटों के मूल्य को संसद के दोनों सदनों के कुल चुने हुए सांसदों की संख्या से भाग देकर एक सांसद यानी एमपी के वोट का मूल्य निकाला जाता है। इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि और राज्य स्तर के प्रतिनिधियों के वोटों के बीच भी एक संतुलन बनता है। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल तो है, पर इसका मकसद समझ आ रहा है कि राष्ट्रपति वाकई पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे। हाँ, उद्देश्य यही है। अब आते हैं मतदान के तरीके पर। हाँ, वोटिंग कैसे होती है? स्रोत कहते हैं कि गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट बैलेट। ये तो ठीक है, लेकिन एक और शब्द आता है एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या है? हाँ, गुप्त मतदान तो गोपनीयता के लिए जरूरी है, और ये जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तरीका है। इसका मतलब यह है कि वोटर सिर्फ किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता, वो अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में रखता है। जैसे ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी, ये तीसरी वगैरह। तो सिर्फ सबसे ज्यादा पहली पसंद के वोट मिलने से बात नहीं बनती। नहीं, ऐसा नहीं है। जीतने के लिए उम्मीदवार को वोटों का एक निश्चित कोटा हासिल करना होता है। ये कोटा आमतौर पर कुल वैध मतों के 50% से थोड़ा ज्यादा होता है। अगर पहली वरीयता के वोटों की गिनती में किसी को ये कोटा नहीं मिला, तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके वोटों को वोटरों की दूसरी पसंद के अनुसार बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक किसी न किसी उम्मीदवार को वो जरूरी कोटा न मिल जाए। अच्छा, तो ये तरीका सिर्फ बहुमत नहीं देखता, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि जीतने वाले को एक तरह की व्यापक सहमति हासिल हो, है ना? बिल्कुल सही। मकसद यही है कि जो भी जीते उसे सिर्फ सबसे ज्यादा वोट न मिले, बल्कि वोटों का एक तयशुदा हिस्सा मिले जो दिखाता है कि उन्हें अच्छा खासा समर्थन प्राप्त है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये तो 5 साल का होता है ना?
हाँ, कार्यकाल 5 साल का होता है और कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। वे पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं। ठीक है। तो अगर हम चुनाव प्रक्रिया को संक्षेप में देखें, ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। वोट डालने वाले चुने हुए सांसद और विधायक। वोटों का मूल्य अलग अलग जनसंख्या के आधार पर, ताकि संतुलन रहे। और वोटिंग का तरीका वरीयता वाला, एकल संक्रमणीय मत, ताकि जीतने वाले को व्यापक समर्थन मिले। कार्यकाल 5 साल। एकदम सही सारांश है। ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि कोशिश यही है कि राष्ट्रपति पद दलीय राजनीति से ऊपर रहे और वो पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि लगें। चलिए, ये तो हुई चुनाव की बात। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके काम। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि वे भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं। इसका क्या मतलब है असल में? हाँ, ये हमारे संसदीय सिस्टम की बुनियाद है। देखिए, सरकार चलाने की जो असली शक्ति है, कार्यकारी शक्ति, वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट के हाथ में होती है। ये लोग लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिसे जनता चुनती है। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतीक हैं, एकता के सूत्रधार। लेकिन संवैधानिक प्रमुख होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है या वो सिर्फ नाम के प्रमुख हैं। उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, यही समझना है। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं उनके पास? शुरुआत करते हैं कार्यकारी शक्तियों से। स्रोत बताते हैं कि बहुत सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं। बिल्कुल, देश के लगभग सभी बड़े पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। हाँ, वो तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। हाँ, आमतौर पर। और फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति। इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्य, वित्त आयोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। विदेशों में राजदूत भी। हाँ, राजदूत और उच्चायुक्त, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और देश का सारा शासन भी उन्हीं के नाम पर चलाया जाता है। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, पर इसमें एक लेकिन है ना? स्रोत कहते हैं कि ये सब वो मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। हाँ, और यही संसदीय लोकतंत्र का निचोड़ है। हमारा संविधान अनुच्छेद 74 में साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग इसी सलाह के अनुसार करेंगे। हाँ, वो चाहे तो एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद दोबारा वही सलाह देती है तो फिर उन्हें वो माननी ही होगी। तो शक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के पास है, पर उसका इस्तेमाल सरकार की मर्जी से होता है। हाँ, ठीक है। अब आते हैं विधायी शक्तियों पर, मतलब कानून बनाने से जुड़ी ताकत है। संसद के मामले में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? विधायी क्षेत्र में भी राष्ट्रपति बहुत अहम है। उन्हें संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, भले ही वो लोकसभा या राज्यसभा किसी के सदस्य नहीं होते। वही संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्र खत्म करते हैं, सत्रावसान, और अगर जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और हर आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है और हर साल का जो पहला सत्र होता है, उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से ही होती है। उसमें सरकार की नीतियां और योजनाएं बताई जाती हैं। और कोई बिल कानून किससे बनता है, उसमें राष्ट्रपति का क्या रोल है? ये तो बहुत जरूरी ही लगता है। हाँ, ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों में से एक है। कोई भी बिल, विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद भी तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर ना लगा दें, अपनी सहमति ना दे दें। उनके पास कुछ विकल्प होते हैं। वो बिल को मंजूरी दे सकते हैं या रोक सकते हैं, जिसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं शायद। हाँ, कुछ मामलों में वो सहमति रोक सकते हैं, या फिर बिल को, अगर वो मनी बिल नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए वापस संसद को भेज सकते हैं। लेकिन अगर संसद उसे दोबारा पास करके भेज देती है, चाहे बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, तब राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ती है। तो ये वापस भेजना एक तरह का संकेत है कि सरकार जरा फिर से सोच ले इस पर। और अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और अचानक किसी कानून की जरूरत पड़ जाए, तब क्या होता है? हाँ, ऐसी स्थिति के लिए संविधान ने राष्ट्रपति को एक खास शक्ति दी है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123 के तहत।
जब संसद सत्र में ना हो और सरकार को लगे कि भाई फौरन कोई कानून चाहिए, तो राष्ट्रपति कैबिनेट की सिफारिश पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस अध्यादेश की ताकत बिल्कुल संसद के बनाए कानून जैसी ही होती है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही संसद का अगला सत्र शुरू होता है, उसके 6 हफ्तों के अंदर उस अध्यादेश को संसद से पास करवाना जरूरी होता है, वरना वो अपने आप खत्म हो जाता है। ये एक अहम शक्ति है, पर इसके इस्तेमाल पर बहस भी होती रहती है कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो। ठीक है, कार्यकारी और विधायी शक्तियों के बाद अब जरा न्यायिक शक्तियों को देखते हैं। न्यायपालिका के क्षेत्र में क्या राष्ट्रपति का कोई रोल है? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए सजा पाए व्यक्ति की सजा को माफ पार्डन कर सकते हैं, सजा को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, रिप्रीव सजा की प्रकृति बदल सकते हैं, कम्यूटेशन जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना या सजा की अवधि कम कर सकते हैं, रिमिशन या खास परिस्थितियों में सजा कम कर सकते हैं, रेस्पाइट। ये शक्ति मौत की सजा के मामलों में भी लागू होती है? हाँ, उन मामलों में भी, और अगर सजा किसी मिलिट्री कोर्ट ने दी हो तब भी। लेकिन यहाँ भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये शक्ति का इस्तेमाल भी वो आमतौर पर गृह मंत्रालय की सलाह पर ही करते हैं। मृत्युदंड के मामलों में ये शक्ति वाकई ध्यान खींचती है। अब आते हैं सैन्य शक्तियों पर। स्रोत कहते हैं कि वे सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। हाँ, ये उनकी एक प्रमुख उपाधि और शक्ति है। राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसी नाते वे तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। युद्ध की घोषणा करना या शांति स्थापित करना, ये भी औपचारिक रूप से राष्ट्रपति ही करते हैं। पर फिर वही बात, ये सब काम वो केवल सरकार यानी मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कर सकते हैं। तो कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, सैन्य शक्तियों की लिस्ट तो काफी लंबी और प्रभावशाली है। और आखिर में आपातकालीन शक्तियों का भी जिक्र है। ये तो काफी गंभीर लगती हैं। ये क्या है? हाँ, संविधान बनाने वालों ने कुछ असाधारण हालात से निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ विशेष आपातकालीन शक्तियां दी हैं। 3 तरह के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत। ये तब लगता है जब युद्ध, बाहरी हमला या देश के अंदर ही हथियारों के साथ विद्रोह से देश की सुरक्षा को खतरा हो। दूसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, अनुच्छेद 356। ये तब लगता है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए, मतलब सरकार संविधान के हिसाब से न चल पा रही हो। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360, अगर देश की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा हो। शुक्र है ये तीसरा वाला आज तक भारत में कभी लगा नहीं है। और क्या राष्ट्रपति ये आपातकाल अपनी मर्जी से लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी आपातकाल लगाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य है। राष्ट्रपति अपने आप ये फैसला नहीं ले सकते। तो इन सारी शक्तियों को अगर एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, शासन उनके नाम पर चलता है, कानून उनके हस्ताक्षर से बनते हैं। सेना के वो प्रमुख हैं, क्षमादान और आपातकाल जैसी असाधारण शक्तियां भी हैं। लेकिन लगभग हर कदम पर वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह से बंधे हुए हैं। बिल्कुल, यही हमारी संसदीय प्रणाली का ताना बाना है। राष्ट्रपति एक तरह से संविधान की रक्षक हैं, राष्ट्र की एकता के प्रतीक हैं। उनकी भूमिका दलीय राजनीति से ऊपर उठकर संविधान को बनाए रखना और शासन को स्मूथ ही चलाने में मदद करना है। तो फिर इसका असली मतलब क्या हुआ? क्या वो सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख हैं? कभी-कभी लोग रबर स्टैंप जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सही है या उनकी भूमिका इससे ज्यादा है? देखिए, रबर स्टैंप कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, वो सलाह पर काम करते हैं, ये सच है। लेकिन संविधान उन्हें कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी देता है, खासकर उन स्थितियों में जब राजनीतिक अस्थिरता हो। जैसे मान लीजिए चुनाव के बाद किसी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला, तो प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करना है, ये फैसला राष्ट्रपति को अपने विवेक से लेना पड़ सकता है। अच्छा, हाँ, ये एक अहम बिंदु है। इसके अलावा राष्ट्रपति सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, किसी फैसले पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, सरकार को सलाह दे सकते हैं, एक तरह से आगाह भी कर सकते हैं। और बिलों को सहमति देने या लौटाने की जो शक्ति है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चेक का काम करती है। वो एक तरह से राष्ट्र के नैतिक प्रहरी की भूमिका निभा सकते हैं।
उनकी मौजूदगी ये सुनिश्चित करती है कि सत्ता का इस्तेमाल संविधान के दायरे में ही हो। ये वाकई एक दिलचस्प संतुलन है, नाम मात्र का प्रमुख होना लेकिन फिर भी संविधान का रक्षक होना और कुछ खास हालात में एक अहम भूमिका निभाना। हाँ, क्योंकि ये औपचारिक शक्तियां भी भले ही सलाह पर आधारित हों, हमारे सिस्टम में शक्ति संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखने में मदद करती हैं। वो ये पक्का करते हैं कि कोई भी संस्था, यहाँ तक कि भारी बहुमत वाली सरकार भी निरंकुश ना हो जाए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भले ही राष्ट्रपति ज्यादातर सलाह पर ही काम करते हों, पर उनकी ये शक्तियां जैसे अध्यादेश जारी करना, किसी बिल को रोक लेना या वापस भेजना या आपातकाल की घोषणा, इनका देश के शासन पर, हमारे लोकतंत्र पर कितना वास्तविक असर पड़ सकता है, खासकर उन गिने चुने मौकों पर जब शायद संविधान की व्याख्या या राजनीतिक हालात उन्हें सलाह से अलग हटकर कुछ सोचने या करने पर मजबूर करें। इस पर शायद और विचार किया जा सकता है। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है जो संवैधानिक नैतिकता और राष्ट्रपति पद की गरिमा से जुड़ा है। इस पर हमेशा चर्चा चलती रहती है। आज इस विषय पर इतनी गहराई से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने स्रोतों के जरिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, उनकी शक्तियों और उनकी इस जटिल लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका को समझने की कोशिश की।